friends, welcome you all on my educational channel PK EduWeb. I am प्रदीप और आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर फोर्थ जो है वो जो कि फ्लो ऑफ फ्लूइड का चौथा सीरीज़ है। वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर और आपके सेमेस्टर एंड एग्ज़ामिनेशन के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको मिस मत करिए, पूरा लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। और इसका नाम है बर्नौली थ्योरम। और इन बर्नौली थ्योरम में हम लोग देखेंगे कि बर्नौली थ्योरम क्या है और उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे। फिर डेरिवेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बर्नौली थ्योरम इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और बर्नौली थ्योरम के लिमिटेशन कहाँ पे हैं और उसके एप्लीकेशन कहाँ पे बर्नौली थ्योरम का है। तो आज हम लोग ये देखेंगे और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम जो है इसको बर्नौली प्रिंसिपल भी बोला जाता है। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फ्लो ऑफ फ्लूइड का, इनफैक्ट फ्लूइड डायनेमिक्स का। जैसा कि आपको हमने पहले दूसरे लेक्चर में बताया था कि फ्लूइड फ्लो दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक फ्लूइड और दूसरा आपका डायनेमिक फ्लूइड। ये फ्लूइड मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं। और यहाँ पे क्या है कि बर्नौली थ्योरम जो है वो आपके प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट, जो जब कोई भी फ्लूइड जो फ्लो करता है तो उसमें तीन फंडामेंटल थिंग्स होते हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं कि पैरामीटर होते, 3 पैरामीटर्स होते हैं जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है। पहला पैरामीटर प्रेशर, दूसरा उसकी वेलोसिटी क्या रेट है और किस हाइट पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो प्रेशर, वेलोसिटी और जिस हाइट पे वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ द कोरिलेशन एंड द रिलेशनशिप, इनके में क्या है, उसको ये बर्नौली थ्योरम जो है बताता है। बर्नौली थ्योरम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली थ्योरम एक्चुअली जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, जो कि विच स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट इन ए स्टेडी फ्लो। जब भी फ्लो जो होगा, एक स्टेडी फ्लो होगा, उसमें जो टोटल एनर्जी उसके ऊपर लगेगी वो कांस्टेंट होगी किसी भी पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे जब आप मेज़र करेंगे तो जो उसमें एनर्जी बहेगी, जो एनर्जी रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो जो टोटल जो एनर्जी बेसिकली होती है वो आपका जिसे कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों एनर्जी का जो सम होगा, जो जोड़ होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ये देखिए एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बर्नौली थ्योरम का। और बर्नौली थ्योरम जो है वो पहली बार 1738 में एक स्विस मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था डैनियल बर्नौली, जिनका फोटोग्राफ हमने इधर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखी जिसका नाम था हाइड्रोडायनेमिका, और उसमें उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन किया था बर्नौली थ्योरम का। और बर्नौली थ्योरम जो बेसिकली है वो डिस्कवर किया गया था in order to calculate the velocity of fluid flowing through a curved tube। एक कर्व ट्यूब लिया गया और उसमें इसको फ्लो किया गया, तो उसकी वेलोसिटी को ले करके और उसकी और भी जो एनर्जी है उस पर ले करके इसको डिस्कवरी की गई है। लेकिन इट वाज लियोनहार्ड यूलर who derived Bernoulli's equation in its usual form in 1752। यूलर करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की, जो इस समय जो बर्नौली थ्योरम जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी डेरिवेशन उसका देखेंगे, और जो फाइनल स्टेज बर्नौली थ्योरम का है उसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसको
यूलर ने बताया था, और यूलर अपने ज़माने के बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जो मॉडर्न बर्नौली इक्वेशन है उसको डिराइव किया था 1752 में। तो चलिए आगे चलते हैं। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम की जो डेफिनीशन है वो बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि बर्नौली थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ टोटल एनर्जी, that is sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume remain constant at any cross section of the pipe throughout the fluid flow। तो बर्नौली थ्योरम इस चीज़ को बताता है कि जो प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्रॉस सेक्शनल पॉइंट पे, किसी पाइप में जब वो कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई भी फ्लूइड जो कि एक पाइप में फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी किसकी? प्रेशर एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की एंड पोटेंशियल एनर्जी की, उसका जब आप टोटल करेंगे और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वो आएगा टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वो जो होगा किसी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। बर्नौली थ्योरम आल्सो स्टेट्स दैट इन स्टेडी स्टेट, देखिए पॉइंट ये है कि स्टेडी स्टेट होना चाहिए। बर्नौली थ्योरम आल्सो स्टेट्स दैट इन स्टेडी स्टेट आइडियल फ्लो of an incompressible fluid, the total energy per unit mass which consists of pressure energy, kinetic energy, potential energy at any point of fluid is constant। बर्नौली थ्योरम ये भी कहता है कि अगर कोई यूनिट मास, मान लीजिए 1 किलोग्राम मास का कोई फ्लूइड किसी पॉइंट पे अगर एंटर करता है उस पाइप में और दूसरे पॉइंट से वो निकलता है, तो एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन हम कहते हैं कि द टोटल मास इनपुट एंड दैट इज इक्वल टू द टोटल मास आउटपुट। तो इसको बर्नौली थ्योरम इसमें कहता है कि पहला चीज़ जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि आइडियल फ्लो होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये है कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास है, मतलब आप एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी को आप अगर टोटल कर लीजिए और उसको मास से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका टोटल एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगा। किसी भी पॉइंट, पाइप में किसी भी पॉइंट पे जब आप देखेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए पॉइंट ए पे जो एनर्जी x है तो पॉइंट बी पे भी एनर्जी x होगी। तो इसको हम लोग, ये बर्नौली थ्योरम इसको कहते हैं। नाउ मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ द बर्नौली थ्योरम। यहाँ एक देखिए एक डायग्राम है, असेंबली है बर्नौली थ्योरम की। वहाँ पे क्या किया गया है कि एक पाइप लिया गया और पाइप के बीच में मोटर लगा दिया गया, और जो पाइप का ए सिरा है वो सरफेस से XA डिस्टेंस पर उसको फिक्स किया गया है, और जो पाइप का बी सिरा है, बी पॉइंट है, उसको XB डिस्टेंस पे उसको रखा गया है। बीच में एक मोटर लगा हुआ है और मोटर से जो मोटर पंप हेड है, जो पंप की जो एनर्जी W एनर्जी से वो सक्शन कर रहा है, और जो फ्रिक्शनल एनर्जी इसमें लगती है वो आपकी F लगेगी, ठीक है। तो पॉइंट ए बी हो गया, X से हाइट हो गया A की तरफ, XB हाइट हो गया B की तरफ। रो ए मान लेते हैं कि डेंसिटी है एट पॉइंट ए एंड रो बी जो है वो डेंसिटी है एट पॉइंट बी। लेकिन अगर टेम्परेचर तब है जब टेम्परेचर दोनों पॉइंट पे डिफरेंट होगा, लेकिन अगर हम लोग ये मानते हैं कि टेम्परेचर दोनों पॉइंट पे सेम है, आइसोथर्मल स्टेट है, तब क्या होगा कि रो ए इज इक्वल टू रो बी दैट इज इक्वल टू द रो, क्योंकि किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेम होगी किसी भी पॉइंट पे। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो U पॉइंट ए पे UA² 2G होगी, और जो आपका प्रेशर एनर्जी जो होगा वो आपका PA/ρAg होगा। जबकि B पॉइंट पे आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी UB² 2G है,
और काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी PB इज इक्वल टू रो बी अपॉन जी है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी XA है ए तक एक साइड की तरफ और B साइड की तरफ XB है। यही हम लोग ने यहाँ पे इसको किया है। लेट अस कंसीडर एन असेंबली ऑफ पाइप along with a pump as shown in the figure. Now let a unit mass of volume fluid is entering. ठीक है, एक यूनिट मास 1 किलोग्राम का मास ऑफ फ्लूइड जो है वो A पॉइंट से एंटर कर रहा है और B पॉइंट से निकल रहा है। तो नाउ लेट द XA इज द हाइट ऑफ पाइप A, जैसा बताया XA जो हाइट है वो A की तरफ है, XB हाइट B की तरफ है, PA प्रेशर फ्लूइड का पॉइंट A पे है और PB फ्लाइट जो है PB जो है वो प्रेशर जो है वो फ्लूइड का B पॉइंट पे है। रो A and rho B is a density of fluid at A and B point respectively, but if the system is in isothermal condition, then rho A is equal to rho B is equal to density rho of the fluid. Derivation of Bernoulli theorem. अब हम लोग देखिए derivation of Bernoulli theorem हम लोग करेंगे, कैसे इसको हम लोग derive करते हैं। Suppose UA is the velocity of fluid entering from point A and UB is a velocity of fluid out from B, ठीक है, entering at B. Now G is acceleration due to gravity, W is pump head and F is frictional energy, S is the area of cross section of pipe and D is a distance traveled by the fluid, whereas F is a force and M is a mass of fluid. तो ये हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए पहले हमको पता है कि 3 तरह की एनर्जी फ्लूइड फ्लो में होगी। पहली एनर्जी जो होगी वो प्रेशर एनर्जी होगी, दूसरी जो एनर्जी होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और तीसरी एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम एक एक करके सब एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले आइए हम लोग कैलकुलेट करें प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट A हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग ने कंसीडर किया हुआ है कि PA इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। डायग्राम में आप देख लीजिए, A इज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, F इज अ फोर्स, D इज अ डिस्टेंस मूव बाय द फ्लूइड एंड V इज अ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। आप लोग इसके पहले की आप लोग डेरिवेशन देखिए, जो वो डायग्राम हमने बनाया हुआ असेंबली का उसको आप लोग प्लीज़ एक कॉपी पेन एक पेपर पे नोट कर लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। नाउ डेरिवेशन ऑफ बर्नौली, नाउ कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट A। अब हम लोग प्रेशर एनर्जी पॉइंट A पे कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट A पे प्रेशर एनर्जी क्या होगा, इज इक्वल टू द वर्क डन। अब वर्क डन हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डी, दैट इज F इज अ फोर्स एंड D इज अ डिस्टेंस। नाउ पुटिंग द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, अब हम जो है उसको 1 में रखते हैं, वर्क डन की जगह हम उसमें F इंटू डी रख देते हैं। तो अब क्या हुआ, जब हम रखेंगे वर्क डन की जगह F इंटू डी, तो अब क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू F इंटू डी। जो ये पहला इक्वेशन में वर्क डन है उसकी जगह हमने F इंटू डी कर दिया। नाउ वी हैव PA इज इक्वल टू F अपॉन A। ये हमको पता है प्रेशर जो है पॉइंट A पे कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितनी है A और फोर्स कितना है F। तो अब F इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे, तो F इज इक्वल टू PA इंटू A। अब हम इस F की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो जब 2 में हम रखेंगे तो अब हमारे पास हो जाएगा प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू प्रेशर, F की जगह हमने रख दिया प्रेशर एट पॉइंट A इंटू एरिया इंटू डी। अब हमको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस एंड एरिया इज इक्वल टू लेंथ
इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अब क्या हो गया, चूंकि एरिया हमको मालूम है, इसका मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन एरिया है, और डी डिस्टेंस हमको पता है, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो एरिया और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि प्रेशर एनर्जी एट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू पी ए इंटू वी। ए इंटू डी की जगह हमने क्या किया कि वी रख दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए पी ए इंटू वॉल्यूम वी। एज पर बर्नौली थ्योरम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो कितना हो गया, इज इक्वल टू पी ए इंटू वी, जैसा हमने पिछले कैलकुलेट किया था। प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू वी, और पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो अब क्या हुआ कि प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू पी ए इंटू वी अपॉन वी और वी कैंसिल हो गया। हेंस द बर्नौली थ्योरम according to as per Bernoulli theorem, pressure energy per unit volume at point A is equal to PA। तो एक प्रेशर एनर्जी हम लोग ने पॉइंट ए पे कैलकुलेट कर लिया, वो कितनी हुई, PA के बराबर। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ए। नाउ लेट अस अज्यूम फॉलोइंग, m is equal to mass of the fluid, v is equal to volume of the fluid, and UA is the velocity of fluid at point A, and rho A is the density of fluid at point A. Now let the fluid is flowing। तो जब fluid flow करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं तो 1/2 MUA स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो हम लोग ने सिंपल निकाल लिया, इस बहुत सिंपल है। तो काइनेटिक एनर्जी of the flowing fluid at point A is equal to 1/2 MUA स्क्वायर। UA जो है वो velocity of fluid at point A है। मास क्या है, वो भी velocity, वो मास is equal to mass M is equal to mass of the fluid। As per Bernoulli theorem, kinetic energy per unit volume वो is equal to MUA स्क्वायर लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया और उसको v से मल्टीप्लाई कर दिया। v से हमने MUA2 को डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास क्या रीडिंग आ जाएगी, इज इक्वल टू 1/2 रो ए UA स्क्वायर, क्योंकि रो ए जो होता है, अगर हम मास को वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू M/V। तो M/V की जगह हमने रो ए लिख दिया। रो ए क्या चीज़ है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ए। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हेंस द इक्वेशन 3 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की कितनी हुई, हाफ रो ए U स्क्वायर ए। इसी तरह से हम कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट m इज द मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग एट हाइट x से एट पॉइंट A। द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A क्या होगा, mgxa करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो mgh है, h इज द हाइट। तो यहाँ पे हाइट पॉइंट A पे कितना है, xa। तो हमने क्या किया, mg में xa को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम पर यूनिट वॉल्यूम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे कि हम लोग वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब वॉल्यूम से डिवाइड किया तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू mgxa अपॉन v आ गया। M/V अभी हम लोग ने ऊपर देखा है वो डेंसिटी के बराबर होता है, रो ए के बराबर होगा। तो अब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू रो ए जी इंटू XA।
ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन आपका हो गया। तो अब क्या हुआ, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम हमने तीनों एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कांस्टेंट के बराबर आपका आ गया। नाउ पुटिंग द अबव वैल्यू एज कैलकुलेटेड अर्लियर, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट ए हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए प्रेशर एनर्जी हम लोग ने कैलकुलेट किया है, हाफ रो ए यू ए स्क्वायर कैलकुलेट किया है काइनेटिक एनर्जी, और रो ए जी एक्स ए हमने कैलकुलेट किया है पोटेंशियल एनर्जी। तो इट विल बिकम अ कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह से हम लोग पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, ए की जगह बी लिख देंगे, तो पी बी इज इक्वल टू हाफ रो बी यू बी स्क्वायर प्लस पी बी जी एक्स बी। तो ए भी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया बर्नौली थ्योरम के अनुसार। सिंस सेम फ्लूइड इज फ्लोइंग, अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि सेम फ्लूइड जो है वो पॉइंट ए और बी पे कांस्टेंट टेम्परेचर जैसे आइसोथर्मल कंडीशन में फ्लो कर रहा है। पॉइंट ए और पॉइंट बी की जो टेम्परेचर है वो सेम है, थ्रू आउट द फ्लो सेम है। तब क्या होगा, जो फ्लूइड की डेंसिटी होगी, फ्लूइड तो देखिए ये तो नेचुरल प्रॉपर्टी है, हर फ्लूइड की डेंसिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स रहती है, वो सेम होगी। तो अब मान लीजिए कि जो फ्लूइड बह रहा है उसकी डेंसिटी जो है रो है, तो क्या होगा, पी रो ए इज इक्वल टू रो बी, क्योंकि दोनों पॉइंट पे हमने माना कि आइसोथर्मल कंडीशन में डेंसिटी सेम है, तो रो ए और रो बी बराबर होगा एंड दैट इज इक्वल टू रो। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। नाउ अब हम लोग देखें कि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये लॉ ऑफ एनर्जी आपका कहता है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी है वो ये कहता है कि इस यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड, but it can be transferred from one form into another. It means that the total energy of this universe is constant. ठीक है, ये पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा, और एनर्जी को हम न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन एनर्जी में चेंज हो सकती है, ठीक है, लाइट एनर्जी साउंड में हम लोग चेंज करवा सकते हैं एंड वाइस वर्सा। सो द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए इसमें पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बर्नौली थ्योरम में, तो इसको आप याद करिएगा, इसको भूलिएगा मत। जब भी आप लिखेंगे क्वेश्चन पेपर में आंसर बर्नौली थ्योरम का, तो उसमें ये मेन पॉइंट है, दैट इज अ पर यूनिट वॉल्यूम, अदरवाइज बर्नौली थ्योरम आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट बी। इट मीन्स दैट इक्वेशन 1 पीछे आप देख लीजिएगा इज इक्वल टू इक्वेशन 2। अब हम ये दोनों इक्वेशन को इसमें ऐड कर दिखाते हैं, तो रो ए प्लस हाफ रो यू ए स्क्वायर प्लस रो जी एक्स ए इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो यू बी स्क्वायर प्लस रो जी एक्स ए। यहाँ हम लोग ने रो जो है वो रो ए और रो बी इज इक्वल टू रो ए इज इक्वल टू रो बी इज इक्वल टू रो, तो बस हम लोग ने रो को यहाँ रो ए और रो बी की को हम लोग ने रो से चेंज कर दिया। अब इसको मान लीजिए, नाउ लेट अस डिवाइड दिस इक्वेशन बाई बाई रो जी। अब इस इक्वेशन 3 जो ऊपर का है इसको हम रो जी से डिवाइड कर दिए, तो क्या आएगा, पी ए अपॉन रो जी प्लस रो यू ए स्क्वायर अपॉन 2 रो जी प्लस रो जी
एक्स ए अपॉन रो जी इज इक्वल टू पी बी रो जी प्लस रो यू बी स्क्वायर अपॉन 2 रो जी प्लस रो जी एक्स ए अपॉन रो जी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेन इक्वेशन आया उसमें आ गया रो ए इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू रो जी प्लस यू ए स्क्वायर। यहाँ रो और रो ऊपर कैंसिल हो गया तो नीचे बचा 2g, तो रो यू ए स्क्वायर 2g। इसमें इक्वेशन 4th में देखिए तीसरे पॉइंट पे, तो रो जी और रो जी कैंसिल हो गया तो बचा एक्स ए, और इधर आप आएंगे तो बचेगा पी बी रो जी प्लस यू बी स्क्वायर रो, और ये आपका रो से कैंसिल हो गया, नीचे बचा 2g प्लस रो जी कैंसिल हो गया, बचा एक्स बी। तो ये आपका बर्नौली इक्वेशन हुआ पी ए अपॉन रो जी प्लस यू ए स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एक्स ए इज इक्वल टू पी बी रो जी प्लस यू बी स्क्वायर 2g प्लस एक्स बी। नाउ लेट अस एज्यूम फॉलो, अभी पूरा एक्चुअली हुआ नहीं है, ये तब होगा जबकि इसमें नो फ्रिक्शन एंड नो पंप इज एडेड, राइट। नाउ लेट अस एज्यूम फॉलोइंग, अब इसमें हम लोगों ने पंप एक ऐड किया हुआ है, तो क्या होगा कि इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड द पंप ऑल्सो एडेड ए सर्टेन अमाउंट एन एनर्जी। जो ये पंप इसमें फिट किया हुआ जिसकी वजह से हम पाइप पंप चला करके पॉइंट ए से थ्रू फ्लूइड को पॉइंट बी में फ्लो कराते हैं, तो वहाँ पे हम जो पंप की एनर्जी है उसको इस इक्वेशन में ऐड करेंगे। तो अब हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, एनर्जी एडेड बाय पंप, मान लीजिए कि W जूल एनर्जी है तो उसको ऐड कर लिया। अब क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन जब फ्लूइड का हो रहा है ए से बी में, तो कुछ एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों कन्वर्ट होगी? फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से। सो एट दिस स्टेज एट दिस एनर्जी लॉस में बी रिटर्न, तो एनर्जी जो लॉस होगा उसको हम लोग जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर आपका 5 में से जो पिछले उस पे है इक्वेशन 5, ये देखिए उसमें से हम लोग जो है वो इसको माइनस कर देंगे। तो कितना फ्रिक्शन होगा, मान लीजिए कि फ्रिक्शन इज F, तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस F जूल। F जो है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एनर्जी बैलेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कैन बी अकाउंटेड बाय एडिंग इक्वेशन 6। एडिंग इक्वेशन 6 मीन्स हम ये जो W जूल है उसको ऐड कर देंगे और इक्वेशन 7 को पॉइंट ए की तरफ से हम घटा देंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग उसको घटा के देखें। नाउ वी हैव फाइनली वी हैव रो, ये आपका बर्नौली इक्वेशन फाइनली आ गया, पी ए अपॉन रो जी प्लस यू ए स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एक्स ए प्लस W माइनस F इज इक्वल टू पी बी अपॉन रो जी प्लस यू बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एक्स बी, and this above equation is called as Bernoulli theorem. So यहाँ पे आपका बर्नौली थ्योरम कंप्लीट होता है। तो आपको जब भी एग्ज़ाम में पेपर में आता है कि डिराइव बर्नौली थ्योरम, आप जिस तरह से हमने बताया है उस तरह से आप डिराइव करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा उसमें 100%। सो ये बेसिकली जो है ये बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन है एंड फाइनल जो रिजल्ट आया वो आपके सामने हमने लिया है। अब आइए हम लोग देखें लिमिटेशन ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम के कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन क्या है कि फ्लूइड जो नॉन विस्कस होना चाहिए। अगर विस्कस फ्लूइड होगा तो बर्नौली थ्योरम वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। जो फ्लूइड हो उसका वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल हमने आपको पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में बताया था, दूसरे लेक्चर में बताया था कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होती है जिसमें कि देयर इज
प्रेशर को बढ़ाने पे कोई भी वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज नहीं होता है। तो फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल फ्लूइड में बर्नौली थ्योरम फिट नहीं होता है। एंड द फ्लूइड फ्लो ऑफ फ्लूइड और फ्लूइड फ्लो लेमिनार होना चाहिए या स्ट्रीम लाइंड होना चाहिए, टर्ब्यूलेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड द फ्लूइड फ्लो इज इररोटेशनल। फ्लूइड फ्लो जो होता है वो दैट शुड बी इररोटेशनल होना चाहिए। तो ये इसके 4 लिमिटेशन है बर्नौली थ्योरम के। बर्नौली थ्योरम इन चारों लिमिटेशन, अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी, ये पैरामीटर्स नहीं रहेंगे, तो बर्नौली थ्योरम वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेशन आइए हम लोग देखें कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है। तो पहला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यहाँ पे इनका एप्लीकेशन है। टू मेज़र द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर एंड पाइटॉट मीटर। पाइटॉट मीटर, ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर, जहाँ पे कि फ्लो ऑफ फ्लूइड हम लोग मेज़र करते हैं, वहाँ पे बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है। टू प्रिपेयर एरोसॉल प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एरोसॉल का प्रिपरेशन होता है। इट इज़ वन ऑफ द डोजेज फॉर्म। और जो आपका स्प्रे जो आता है, डिओडोरेंट आता है या पेन किलर के स्प्रे जो आते हैं, वो भी उसमें भी बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। टू अंडरस्टैंड ब्लड फ्लो की पूरी मैकेनिज्म और ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें मतलब बर्नौली थ्योरम के थ्रू हम आसानी से समझते हैं। एंड टू डिजाइन द शेप ऑफ विंग ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन का जब विंग जो डैना होता है या पंख होता है, जो उसको बनाने के समय ये एप्लीकेशन जो है बर्नौली थ्योरम को अप्लाई किया जाता है जब जहाज़ उड़ता है तब, ठीक है। तो जहाँ भी वेलोसिटी तेज होगी वहाँ पर प्रेशर जो होगा कम होगा। तो जहाज़ रनवे पे जब चलता है, दौड़ता है, तो क्या होता है कि जहाज़ की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है और डैने के ऊपर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है और डैने के नीचे जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है। तो इसी के वजह से रनवे पे पहले जहाज़ दौड़ता है और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी लेने के बाद वो ऊपर उड़ता है। जहाज़ ऐसे नहीं उड़ सकता है, खड़े खड़े नहीं उड़ सकता है, क्योंकि उस समय उसका ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर डैने के बराबर रहता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ बुनसन बर्नर, जो बुनसन बर्नर है उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए भी बर्नौली थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। एंड टू अंडरस्टैंड द सेंट्रीफ्यूगल पंप, सो पंप से जिस फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल पंप से प्रेशर से भेजा जाता है पानी पर, तो उसमें भी उसको समझने के लिए बर्नौली थ्योरम अप्लाई किया जाता है। क्योंकि पंप की आरपीएम से क्या होता है कि जब प्रेशर जो है वो कम हो जाता है ऊपर का, जिससे कि जब पंप बहुत तेज़ चलता, बहुत आरपीएम पे चलेगा, तो उसकी वजह से जो प्रेशर ऊपर कम होगा तो पानी लिफ्ट करेगा। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन थे और यहाँ पे बर्नौली थ्योरम का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। सो थैंक्स लॉट एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड हो, आप उसको कमेंट करके अगर बताएंगे हमको, तो मैं आपको रिप्लाई करके उसको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा और आपकी जो डाउट्स हैं उसको ख़त्म कर दूंगा। थैंक यू।